हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम जो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जो है कर चुके हैं 28th लेसन में भी, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। लेकिन हम शुरुआत करते हैं अभी 26th लेसन की, जो कि एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस है और ये उससे पहले आता है। वैसे कहीं पे भी किसी भी लेसन को पढ़ लो, बट ये उससे पहले आता है। लेकिन आप कहीं पे भी किसी भी लेसन को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अब देखें इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसा कि सिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि जो सिंथेसिस होता है वो क्या होता है, वाक्यों को इकट्ठा करना होता है। ठीक है, मतलब संश्लेषण करना। संश्लेषण, इसके लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था संश्लेषण, मतलब उनको इकट्ठा करना, वाक्यों को जोड़ना, एक तरीके से सेंटेंसेस को जोड़ना। और वहाँ पे हमने सेंटेंसेस के टाइप्स भी पढ़े थे, वो सब चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे, क्लोज के बारे में, ये सब चीज़ें भी देखेंगे हम साथ साथ में, क्योंकि उनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे डिटेल में नहीं जाना था, यहाँ पे अच्छी डिटेल दी गई है इनके द्वारा। फिर हम बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब अलग अलग करना, मतलब पूरा एक सेंटेंस है उसको अलग अलग तोड़ना, या उसके पार्ट्स के बारे में जानना कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या इम्पोर्टेंस रखता है, किस वर्ड की क्या इम्पोर्टेंस है एक सेंटेंस के अंदर, और वो सेंटेंस का टाइप कौन सा है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जानना हमारे जो है एनालिसिस में आता है। तो चलिए इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस देखिए, आपको पता है कि एक मीनिंगफुल जो स्ट्रक्चर्ड जो चीज़ होती है, जो सेंटेंस होता है, जो एक वाक्य लिखा जाता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट उसमें डूअर होता है, और बाकी का सारा पार्ट जो है क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, बाकी का सारा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और फिर बाकी का सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट हो गया। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस देखिए, अ बैड बॉय quarrels विद हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो अ बैड बॉय है, ये हमारा क्या है, ये क्या हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, कोई नहीं, चलो डिलीट कर देते हैं इसको। तो क्या है, ये अ बैड बॉय जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, पूरा पूरा सब्जेक्ट हो गया। और फिर हमारा quarrels विद हिज फ्रेंड्स, ये जो है हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट होता है ना, इसमें कोई एक मेन वर्ड होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे भरपूर तरीके से डिस्कशन होगा इसका, और अभी के लिए इतना जानिए, इसमें भी एक मेन वर्ड होता है, जैसे बॉय इसमें एक मेन वर्ड है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। अब देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं। यहाँ पे जैसे शब्द समूह था, है ना, अब बॉय है ना, ये जो है यहाँ पे शब्द समूह हो गया एक। अब अकेला बॉय लिखा हुआ हो तो सीधा ही सब्जेक्ट हो गया, एक ही हो गया। या फिर प्रोनाउन लिखा हो, ही शी इट दे, जो भी है ना। तो यहाँ पे एक ऐसा शब्द या शब्द समूह होता है जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हो। और सेंटेंस का बाकी का सारा पार्ट जो बच गया, जिसके बारे में, मतलब जो सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस सब्जेक्ट को अगर छोड़ते हैं, बाकी का सेंटेंस का जो पार्ट बच गया वो प्रेडिकेट बच गया। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है, जैसे कि द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट कह देते हैं। वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट। वट वी से, मतलब जो भी हम कहते हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये कह दिया गर्ल्स वर प्ले हॉकी। अब यहाँ पे गर्ल्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और प्ले हॉकी क्या हो गया, हमारा यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया, है ना। जैसे हम ये कहते हैं द पुअर लिटिल बॉय सेट इन ए कॉर्नर, है ना। तो यहाँ पे द पुअर लिटिल बॉय ये पूरा सब्जेक्ट है, और ये जो सेट इन अ कॉर्नर है ये हमारा एक प्रेडिकेट है। अब ऊपर वाले सेंटेंस से नीचे वाले सेंटेंस को अगर कंपेयर करके देखें, कंपैरिजन करके देखें, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड सब्जेक्ट दे रखा है।
ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने सारे वर्ड्स हैं सब्जेक्ट, इसीलिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड और वर्ड की बात की गई थी कि कोई भी वर्ड हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, राइट है। समझ रहे हैं आप चीज़ों को। आगे देखिए, आगे बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब जो है क्या होती है, सबसे पहले पॉइंट में इसने डिस्कस किया कि सेंटेंस क्या होता है, फिर इसने बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, और अब ये बताना चाहता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखिए वर्ब जो होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट, ठीक है। एक क्या होता है, नॉन फाइनाइट होता है। अब देखो फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फिर आप समझ जाएंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो उसका सब्जेक्ट होता है, उसके सब्जेक्ट के अनुसार उसका जो भी नंबर है, जो भी पर्सन है, जो भी चीज़ है, सिंगुलर प्लूरल जो भी है, उसके अनुसार वो अपने आप को चेंज कर लेता है या अपने आप में चेंजेस लेके आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे देखो आई लिख रखा है, आई को हम प्रेजेंट और फ्यूचर में प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, तो इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। अब ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ जो है एस लगा दिया गया है। तो राइट जो है एक क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की है। मतलब क्या है, ऐसी वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेती है। और नॉन फाइनाइट इसकी उल्टी हो गई। नॉन फाइनाइट वर्ब उसको बोलते हैं जो सब्जेक्ट के पर्सन या फिर नंबर के अनुसार कोई चेंज नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट दे रखा है ऑब्सोल्यूट वर्ब। जो सेंटेंसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस था, उसमें हमने ऑब्सोल्यूट फ्रेज पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना ऑब्सोल्यूट फ्रेज। अब यहाँ पे ऑब्सोल्यूट वर्ब किसको कहते हैं, एक ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता है, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता है या यूज़ नहीं होता है, उसको हम ऑब्सोल्यूट वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैन दे रखा है, अब इसको आप नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में भी डाल सकते हो, ठीक है। जो ऑब्सोल्यूट वर्ब होता है उसको आप नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में भी डाल सकते हो। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि एक क्लोज के बारे में बात कही गई है। क्लोज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सीधी सी, सिंपल सी और सरल सी जो इसकी बात है वो होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखते हैं इसके बारे में। ऐसे शब्द या शब्द समूह को क्लोज कहा जाता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, या फिर एक सब्जेक्ट या एक फाइनाइट वर्ब रहती है। वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ना कि पूरा एक सेंटेंस। अपने हो भी सकता है उसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग, लेकिन ज़्यादातर वो डिपेंड करेगा किसी और वर्ड्स के ऊपर या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ऊपर, ताकि उस सेंटेंस को या उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ठीक है, क्या किया जा सके, मीनिंगफुल बनाया जा सके, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप चीज़ों को। एग्जाम्पल डेफिनेशन की बात कर लीजिए सबसे पहले। अ क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो फॉर्म करता है एक सेंटेंस को, या फिर कंटेन रहते हैं जिसके अंदर दो चीज़ें रहती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब यहाँ पे दे रेस्टेड जो है एक सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इसको आप जो है एक फ्रेज़ कह सकते हो, ठीक है। इसको आप एक फ्रेज़ कह सकते हो। वैसे इसको आप अगर इसका इंडिपेंडेंट मीनिंग निकल रहा है तो आप इसको प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हो, और ये वैन के साथ वैन इवनिंग केम, ये जो है आपका सुबॉर्डिनेट क्लोज भी हो सकता है ना। इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसने एक चीज़ कही है यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, काइंड्स ऑफ क्लोजेस। जितना ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अपने आप को परेशान भी पाएंगे। जितना समझ में आने की चीज़ें होनी चाहिए उतना ही करना चाहिए। अब देखिए काइंड्स ऑफ क्लोजेस।
यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज होता है। ये जो है सेंटेंस का मेन वर्ब रखता है एक तो, दूसरा इसका जो मीनिंगफुल रहता है ये इंडिपेंडेंटली, किसी की इसको ज़रूरत नहीं होती है। और जो दूसरा क्लोज होता है यानी कि जो सबॉर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज जो होता है, मैंने सिंथेसिस में भी उसका जिक्र किया था, नाम सारे ही याद रखेंगे। प्रिंसिपल क्लोज का मेन क्लोज जो है आप नाम रख सकते हैं, दूसरा होता है रख सकते हैं क्या होता है। तो ये जो है सबॉर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? उसको हम प्रिंसिपल क्लोज या फिर मेन क्लोज कहते हैं। जैसे कि दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, तो दे रेस्टेड मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल क्लोज है, और यहाँ पे ये सबॉर्डिनेट क्लोज है दूसरा। ठीक है, ये लिख भी रखा है इन्होंने, इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं हम इसको, मेन क्लोज भी कहते हैं, ये लिख भी रखा है इन्होंने। फिर है कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट हो गया, सबॉर्डिनेट हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ये सब नाम जो है आप दूसरे क्लोज के कहेंगे। कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेशन से चलता है, कोऑपरेशन से चलता है, सहयोग से चलता है। ठीक है, इसका रिलेशन प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट क्लोज दोनों से ही होता है, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं उनके साथ जोड़ के हम कोऑर्डिनेट क्लोज को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एंड है, ठीक है, यहाँ पे एंड है, इस तरीके की कंजंक्शंस जोड़ के हम क्या करते हैं, क्लोजेस को बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा सेंटेंस है और फिर इसको तोड़ के देखिए। ही वेंट टू सोनापुर फेयर एंड बोट ए हॉर्स, ये पूरा एक सेंटेंस लिख दिया। अब यहाँ पे ही वेंट टू सोनापुर फेयर, ये जो है प्रिंसिपल क्लोज हो जाएगा, एंड बोट ए हॉर्स ये जो है कोऑर्डिनेट या फिर आपका जो है क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ये सबॉर्डिनेट क्लोज रहेगा या कोऑर्डिनेट क्लोज रहेगा। ठीक है, या डिपेंडेंट क्लोज रहेगा, जो भी नाम लेना चाहें। और फिर ये एंड जो है यहाँ पे इसने ये क्या बना दी, ये जो है हमारी कंजंक्शन हो गई, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गई। क्लियर है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात की गई है लास्ट जो है हमने उसमें भी की थी पार्ट में, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे तीसरा पार्ट दिया गया है सबॉर्डिनेट क्लोज का, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और फिर सबॉर्डिनेट क्लोज। ठीक है, वैसे मेन क्लोज यानी कि प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज, और फिर सबॉर्डिनेट क्लोज, और फिर अपना जो है डिपेंडेंट क्लोज, ये दो ही मेन रहते हैं। लेकिन ये भी देखिए यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है, तो हम उसका डिस्कशन ज़रूर करेंगे। वो क्लोज जो अपने मीनिंग्स के लिए प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है, जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, उसको हम सबॉर्डिनेट क्लोज कह देते हैं। ये डिपेंडेंट क्लोज के दो पार्ट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये चीज़ जो है आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बता रखी हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबॉर्डिनेट क्लोज जो है वो तीन प्रकार का होता है, एक तो नाउन क्लोज, एक एडजेक्टिव क्लोज और एक एडवर्ब क्लोज। सबसे पहले तीनों के ब्रीफ और शॉर्ट जो है डिस्कशन में मैं बता देता हूँ। नाउन सबॉर्डिनेट क्लोज जो होता है वो नाउन के तरीके का काम करता है, जैसे नाउन एक सेंटेंस में काम करता है। एडजेक्टिव क्लोज, एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का जो रोल होता है, एडजेक्टिव सबॉर्डिनेट क्लोज वही काम करता है। इसी प्रकार से एडवर्ब क्लोज भी सेम वही काम करता है जो एक सेंटेंस में एक एडवर्ब जो वर्ड होता है वो करता है, या एडवर्ब जो है करता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। नाउन क्लोज क्या होता है? नाउन क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन, इस चीज़ पे फोकस कीजिए, उसका खुद का होता है। एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन, मतलब नाउन क्लोज एक ऐसा क्लोज होता है या एक ऐसा सबॉर्डिनेट क्लोज होता है जिसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है अपना खुद का, बट इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। वैसे वर्ड्स का मीनिंग तो होता ही है, देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक कंजंक्शन ऐड हो जाती है, इसलिए। लेकिन जब भी वो यूज़ किया जाएगा वो सेंटेंस में एक नाउन के तरीके से यूज़ किया जाएगा, एक नाउन के तरीके से वो काम करता है। ही एक्सपेक्ट्स
दैट ही विल गेट अ प्राइज़। अब यहाँ पे दैट ही विल गेट अ प्राइज़ लिख रखा है, ये इसमें एक सब्जेक्ट भी है ही, और फिर उसके पास एक वर्ब भी है, ठीक है, विल गेट। यहाँ पे क्लोज जो है ये जो है क्लोज वर्ब जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट्स, उसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये इस एक्सपेक्ट्स के लिए पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस जब लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो करने की बात की गई है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये कौन से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन के जैसा काम कर रहा है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, नाउन सुबॉर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एडजेक्टिव क्लोज किसको कहते हैं, सेम वही चीज़ होती है। पहले डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। एन एडजेक्टिव क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। द चेयर विच हैज़ ए ब्रोकन लेग इज़ माइन। अब यहाँ पे विच हैज़ ए ब्रोकन लेग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विच हैज़ ए ब्रोकन लेग, यहाँ पे दिस चेयर इज़ माइन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, इसका अपना एक मीनिंग है। बट अगर हम विच हैज़ ए ब्रोकन लेग अगर कह दें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिवियल जो है क्लोज हो गया, एडजेक्टिव सुबॉर्डिनेट क्लोज आप इसको यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा उस चेयर के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी प्रकार से एडवर्ब जो क्लोज होता है वो होता है, देख लेते हैं, एक छोटा सा नज़र सी लगा देते हैं। एन एडवर्ब क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। स्ट्राइक ऑन द लॉइन व्हाइल इट इज़ हॉट, है ना, स्ट्राइक इज़ ऑन द लॉइन नहीं होता, आयरन होता है। मैं भी कह रहा कि हॉट हो गया, फिर आयरन लॉइन की बात की जा रही है ना, तो क्या हो जाता है यहाँ पे वॉयल जो है जिसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब स्ट्राइक ऑन द आयरन, ये जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट क्लोज आप इसको कहेंगे। और वॉयल इट इज़ हॉट, क्योंकि इसके साथ इट इज़ हॉट अगर अकेला लिख देंगे तो ये प्रिंसिपल क्लोज बन जाता है, लेकिन हमारा इसके साथ एक कंजंक्शन जोड़ दिया है हमने, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सुबॉर्डिनेट क्लोज हो गया। और सुबॉर्डिनेट में भी जो है ये किस बात को बता रहा है, ये जो है स्ट्राइक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको, स्ट्राइक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। व्हाइल इट इज़ हॉट, मतलब स्ट्राइक जब करना है जब वो क्या होगा, गर्म होगा, तो ये एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को डिफाइन कर रहा है। देखिए जो हमारा नाउन होता है वो जो है किसी नाउन के बारे में बता सकता है, किसी वर्ड के बारे में बता सकता है, खासकर नाउन के बारे में। एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन के बारे में बताता है, और एडवर्ब जो होता है उसका मेन काम होता है वर्ब के बारे में बताना, लेकिन वो दूसरे एडवर्ब के बारे में बता सकता है, वो एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है, वो नाउन के बारे में भी बता सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें पता होना चाहिए। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले नाउन आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, और फिर एडवर्ब आता है एक सेंटेंस में। ये दो तीन चीज़ें बेसिक होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है सेंटेंसेस का। सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, 4 यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं, 2 प्रकार जिसमें से एक ही जैसे हैं, ये दोनों, कंपाउंड सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, इनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, बट फिर भी एक छोटा सा जो है एक तरीके से टेक आ लुक नहीं बोलते हैं, एक बार थोड़ी सी नज़र निकाल लेते हैं, वो वाली चीज़ कर लेते हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए बीच में। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, ए सिंपल सेंटेंस इज़ वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, या फिर ए सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है, हम उसको कह देते हैं एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन इज़ लव्ड बाय ऑल, ही राइट्स अ लेटर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, डॉग्स बार्क एट नाइट, ठीक है। तो ये जो है सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं, इनको हम सिंपल सेंटेंसेस कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे,
कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। ए कंपाउंड सेंटेंस इज़ वन मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल या फिर मेन या इंडिपेंडेंट क्लोजेस और प्लस के वन सुबॉर्डिनेट क्लॉज। ये बात ध्यान रखना, इसमें एक सुबॉर्डिनेट क्लॉज होगा और दो या दो से ज़्यादा जो है प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। ये चीज़ मैंने पहले ही बताया है आपको, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में भी आपको बताया था कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। कौन सी कंजंक्शंस, कौन सा क्लोज, कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें नई चीज़ थी और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। और ऐसा आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में ना पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जैसे कि द मून रोज एंड एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, है ना। द मून रोज, ये जो है आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रिंसिपल क्लोज, मून निकला या मून निकला था। एंड एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, जैसे ही सूरज मून निकलता है तो हर चीज़ जो है एक तरीके से चमकने लग जाती है रात के अंधेरे में, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हम कह सकते हैं। फिर कहते हैं हम कि किस तरीके से हम कंपाउंड बना सकते हैं सेंटेंसेस का। हाउ आइडेंटिफाई कंपाउंड सेंटेंसेस। अब हमने बात कर ली कि कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ जोड़ के हम जो है कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। और कुछ कंपाउंड कंजंक्शंस जो है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अगर आपको देखने को मिलती हैं तो आप उनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, और सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको देखने को मिलती है तो आप उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीज़ पे ध्यान देना है, पॉइंट बताया इसने, डबल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेज होते हैं उसको हम डबल सेंटेंस कहते हैं, और ऐसा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉजेज होते हैं उसको हम मल्टीपल सेंटेंस कहते हैं। तो ये कई बार छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तीसरे टाइप का सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि कौन सी कंजंक्शन से बनता है, कौन से क्लॉजेज जो है इसमें यूज़ करते हैं। क्लॉजेज तो सारे ही यूज़ करते हैं खैर। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सुबॉर्डिनेट क्लॉजेस। अब देखो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है ज़रा भी। देखिए कंपाउंड जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज प्लस के एक सुबॉर्डिनेट क्लॉज। जो हमारे कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, दो या दो से ज़्यादा सुबॉर्डिनेट क्लॉज, और जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से बनते हैं, और जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं। ये चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। जैसे वैन जो है एक सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये जो है हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप इसको कहेंगे, ठीक है, कंपाउंड नहीं। देखिए अभी भी मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं भैया, आप कितना ही भी बोलने की कोशिश करो बट वो चीज़ें चलती ही हैं। हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि एक सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो भैया ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, दो या दो से ज़्यादा सुबॉर्डिनेट जो है क्लोजेस मिलेंगे आपको, और ये जो कंजंक्शंस हैं भर भर के दे रखी हैं, अगर इनमें से आपको कोई कंजंक्शन देखने को मिलती है तो आप जो है पहचान लेंगे ईजीली कि वो सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मिक्स्ड सेंटेंस जो है एक तरीके से सुबॉर्डिनेट सेंटेंस होता है, सुबॉर्डिनेट जो है कंपाउंड जो सेंटेंस होता है, ठीक है, वह सेंटेंस जो कम से कम दो प्रिंसिपल क्लोज या कम से कम एक सुबॉर्डिनेट क्लोज से मिलकर बनता है उसको मिक्स्ड जो है हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि ही वेंट टू मार्केट एंड बोट ए कॉस्टली रिस्ट वॉच दैट वाज स्टोलन अ फ्यू वीक्स लेटर। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल क्लोज जोड़ दिए यहाँ तक, और फिर दैट के साथ शुरू होके और वीक्स लेटर तक जो है हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, क्लोज हो गया, जो है सुबॉर्डिनेट क्लोज हो गया।
वो बाद की बात है। ये नाउन सुबॉर्डिनेट क्लोज है, ये एडजेक्टिव सुबॉर्डिनेट क्लोज है, या एडवर्ब सुबॉर्डिनेट क्लोज है। भैया ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, +1 +2 से शुरू हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। क्लोजेस के बारे में कुछ और जान लेते हैं, नाउन क्लोज के बारे में कुछ और जानते हैं बातें। यहाँ पे मेन फंक्शंस होते हैं 4 नाउन के, 5 एक्चुअली। वो जो है सब्जेक्ट का काम करता है किसी वर्ब का, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम भी कर देता है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम भी कर देता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट का, और अपोजिशन भी हो सकता है नाउन या फिर प्रोनाउन का। कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रूल में बताया है पहली बात, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नहीं, वैसे आपके सामने लिखी हुई भी है, बट आप फोकस करें उस चीज़ के ऊपर, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ या क्या हमें राइटर बताना चाहता है और क्या हमें सीखना है। What he said was true. What he said was true. अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक सुबॉर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। एंड प्रिंसिपल क्लोज यहाँ पे नहीं दिया गया है, किसी में भी नहीं दिया गया है। तो जो भी उसने कहा था वो सच था, ठीक है। जो भी उसने कहा था वो सच था। तो ये उसने मतलब किसी सब्जेक्ट ने, किसी डूअर ने। समझ रहे हो आप चीज़ें। जितने भी ये 5 के 5 एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी किसको बात कहेंगे, लेके सब्जेक्ट को लेके बात कहेंगे। तो इसीलिए ये क्या है, ये ऐसे नाउन क्लोज हैं, ये ऐसे नाउन सुबॉर्डिनेट क्लोज हैं जो सब्जेक्ट के रूप में, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको एक नाउन सुबॉर्डिनेट क्लोज के रूप में डिफाइन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी जल्दी करूँगा मैं। आई आस्क्ड द गर्ल हाउ ओल्ड सी वॉज। हाउ ओल्ड सी वॉज पे फोकस करें। ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसी भी वर्ब का, ना कि सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट के रूप में बात नहीं कर रहा, ये सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सुबॉर्डिनेट क्लोज तो वैसे ही है, बट कौन सा सुबॉर्डिनेट क्लोज है, नाउन ही है। बट क्या कर रहा है ये नाउन, किसको डिफाइन कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज। टू व्हाट, टू का ऑब्जेक्ट है एक तरीके से ये, व्हाट योर टीचर सेज, ठीक है। अटेंशन के बाद टू, अटेंशन टू यूज़ करते हैं। ये क्या बोलते हैं उनको, मास्टर कीज़ ऑफ प्रेपोजिशन। आप में से किसी ने कमेंट किया था, मैंने पहले तो इनके वीडियोस बनाए थे, बट इस बार नहीं बनाए थे, जब हमने प्रेपोजिशंस के वीडियो बनाए थे उसमें, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। चौथे नंबर पे जो बात होती है, वो कॉम्प्लीमेंट दे सकता है किसी वर्ब को। इसमें वही है, वर्ब को डिफाइन करने वाली बात ही एक तरीके से आ जाती है, लेकिन ये किस में करता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में करता है ऐसा। जैसे कि माई बिलीफ इज़ दैट ही इज़ नॉट गिल्टी, है ना। माई बिलीफ इज़ दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। ये ही इज़ नॉट गिल्टी, ही इज़ नॉट गिल्टी, हाँ ये तो पूरा ही होगा। माई बिलीफ इज़ दैट ही इज़ नॉट गिल्टी, हाँ जी पूरा ही होगा। जो ये दैट ही इज़ नॉट गिल्टी है, ये हमारा वर्ब इज़ को जो है एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि जो है उसका विश्वास था क्या, ठीक है, उसका विश्वास क्या है एक्चुअली, था नहीं। तो उसके बाद एपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन की बात। एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन, आपने एक चीज़ सुनी है ना, बहुत बार बताई है मैंने, नाउन इन एपोजिशन, बहुत बार डिस्कशन हुआ है इस चीज़ का। कॉमन एरर्स में भी हुआ है, जब हम नाउन एंड द नंबर या नाउन एंड द जेंडर, इन सब का जो है डिस्कशन कर रहे थे, कॉमन एरर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, द न्यूज़ दैट ही इंटेंडेड टू कम गिव अस मच प्लेजर, इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट ही वॉज एबसेंट। तो यहाँ पे जो है नाउन इन एपोजिशन की बात की जाती है,
ये नाउन इन एपोजिशन, आपको नाउन के बारे में ज़्यादा समझ में आता है। और जब एपोजिशन की बात की जाती है तो वहाँ पे एक वर्ड की बजाय वहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब दिया जाता है तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इट वॉज फॉर्चुनेट, मतलब वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। कौन सी थी वो बात दुर्भाग्यपूर्ण? कि वो एब्सेंट था, कि वो एब्सेंट था। तो उसी बात को आगे बढ़ाया गया है। उस वो दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ क्या थी, बात क्या थी, उस बात के बारे में ही और ज़्यादा बताया है, और ज़्यादा डिस्कशन जो है किया है। ठीक है, तो ये नाउन का डिस्कशन था एक तरीके से। तो यहाँ पे हम ये चीज़ जो है कहते हैं इसको। नेक्स्ट जो पॉइंट है नोट में दे रखा है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव के बारे में भी ऐसे ही बताएगा, फिर एडवर्ब के बारे में भी ऐसे ही बताएगा। तो सबसे पहले एपोजिशन के केस में कंजंक्शन दैट का यूज़ वर्ब के बाद नहीं किया जा सकता। जैसे कि आई फियर ही विल नॉट सक्सीड, यहाँ पे दैट नहीं आएगा। ही सैड, दैट नहीं आएगा। ही सैड ही वुड गो इमीडिएटली। क्या कहा इसने? जब अपोजिशन की बात की जाती है तो कंजंक्शन दैट का यूज़ नहीं करते हैं हम। अपोजिशन के केस में कंजंक्शन दैट का यूज़ नाउन के बाद करते हैं, नाउन के बाद करते हैं। अब जैसे यहाँ पे वर्ब के बाद नहीं करते, नाउन के बाद कर देते हैं। द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट क्लेवर गिव्स अस मच पेन। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही किया जा सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। एडजेक्टिव क्लोज सबऑर्डिनेट, भाई ये तो पहले ही डिस्कशन हो चुका है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लोज में नाउन या फिर प्रोनाउन जो होते हैं उनको क्वालिफाई करता है, और वहाँ पे ये एक एडजेक्टिव क्लोज के रूप में, या एक एडजेक्टिव क्लोज तो होता ही है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में जो है काम करता है। सबसे पहले एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज या रिलेटिव एडवर्ब के को जो है इंट्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट, ये वो घर है। कौन सा घर है? कौन सा घर है? ये वही घर है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं हम। तो क्या है ये कौन सा घर है? ये वो घर है जो जैक ने बनाया। किस घर की बात की जा रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम दैट को है ना रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब भी कह सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं आप इसको यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब पूरे फ्रेज़ की बात की जाएगी या पूरे क्लोज की बात की जाएगी तो वो एक एडजेक्टिव क्लोज जो है यहाँ पे होगा, और पूरा बताएं तो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। दूसरा पॉइंट, कभी कभी जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग क्लोज को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। जैसे कि आई मेट रमन हु गेव मी योर मैसेज, है ना। तो मैं रमन से मिला, यहाँ पे ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये हु ही रमन को बता देता है कि रमन के बारे में ही बात कर लेता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये भी ध्यान रखना। ये कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होता है? इंटेरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउंस का चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए हमें, नहीं तो ये बहुत दिक्कत देते हैं। फिर बात करते हैं, कभी कभी बट से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस या क्लोजेस एक्चुअली वो एडजेक्टिव क्लोजेस होते हैं, लेकिन बट का मीनिंग रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन आएगा एक, तो फिर डू डज या डिड वॉज वर कोई भी मतलब हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नोट उसमें आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। देयर वॉज नॉट ए मैन बट शेड टीयर्स इन हिज डेथ। यहाँ पे दैट इज़ हु डिड नॉट शेड टीयर्स एट हिज डेथ। यहाँ पे जो है हमें क्या बताया है कि जो भी प्रोनाउंस जो भी रिलेटिव सुबॉर्डिनेट क्लोज, जो सुबॉर्डिनेट क्लोज बट से शुरू होते हैं उनको हम एडजेक्टिव क्लोजेस कह देते हैं। जब क्या हो, हम जो है बट को वहाँ पे क्या मान लेते हैं, वहाँ पे बट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, वहाँ पे किसका काम करता है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम, रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा काम करता है। जैसे कि यहाँ पे
हु, उसके बाद डू डज या डिड में से कोई, फिर नोट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा डू डज डिड, इनके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर बाकी का जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो आता है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, अगर दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। एज से स्टार्ट होने वाले जो क्लोजेस होते हैं वो एडजेक्टिव क्लोजेस होते हैं ज़्यादातर। इस केस में रिलेटिव प्रोनाउन भी के रूप में यूज़ कर लेते हैं हम एज को, और इसके पहले एज, सच एज, द सेम का यूज़ भी हमें देखने को मिलता है। ही वॉन्ट्स द सेम काइंड ऑफ मोबाइल सेट एज ही हैज़ लॉस्ट, मतलब एज ही हैज़ लॉस्ट जो ये चीज़ दे रखी है, ठीक है, ये जो है हमारी सुबॉर्डिनेट क्लोज है और एडजेक्टिव सुबॉर्डिनेट क्लोज आप इसको कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी देन को हम प्रेपोजिशन के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव क्लोज में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इलेक्टेड आदित्य देन whom नो बेटर बॉय एवर वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे आदित्य के बाद जो देन लगा रखा है उसको हम देखो, उसके जस्ट बाद हमने क्या लिख रखा है, whom लिख रखा है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो देन का काम है, क्योंकि उससे पहले एक जो है सब्जेक्ट या जो ये दे इलेक्टेड आदित्य, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है इस प्रिंसिपल क्लोज के लिए, तो उसके बीच में जो चीज़ दे रखी है ना वो देन दे रखी है, और ये देन यहाँ पे एक जो है प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल। दोबारा पढ़ देता हूँ मैं इस बात को। देन जो है उसको प्रेपोजिशन के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज़ करते हैं, और ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव सुबॉर्डिनेट क्लोज में ऐसा हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, इन्फिनेटिव विद टू, यानी कि टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव क्लोज के जैसे कि गिव मी सम फूड विच आई मे ईट, या गिव मी सम फूड टू ईट, मतलब कुछ खाना दे दो मेरे को खाने के लिए, या तो आप ये बोल सकते हैं, या आप उसको अगर दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि मुझे कुछ खाना दे दो जो मैं खा सकता हूँ, तो भैया बात तो एक ही है ना। लेकिन हम टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एडजेक्टिव क्लोज को के रूप में उसको हम यूज़ कर रहे हैं या करते हैं। जब आप इसको नॉन फाइनाइट में पढ़ने जाओगे ना, ये भैया सिंपल से फंडे हैं, जब आप इसको नॉन फाइनाइट में पढ़ने जाओगे तो ये कह देंगे कि आप यहाँ पे है ना किसी भी सेंटेंस के एडजेक्टिव के रूप में हम टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, यानी कि इन्फिनेटिव विद टू को यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? ऐसी चीज़ें चलती हैं भैया, इंग्लिश है, ग्रामर है, लैंग्वेज है, ये तो खेल तो करेगी ही। रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब को ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ नहीं भी हो सकता या फिर इसको एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता, तो इसको हम अंडरस्टूड कर लेते हैं। यूज़ ना कर रखा हो, लिख ना रखा हो भले ही, बट हम क्या कर लेते हैं, अंडरस्टूडेबल होता है वो कई सिचुएशंस में। जैसे कि दिस इज़ द बॉय आई नो वेल whom, अब यहाँ पे whom लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि द हाउस आई लेफ्ट विच आई लेफ्ट वॉज ए गुड वन, अब विच आई लेफ्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें अंडरस्टूड हो चुकी है चीज़ प्रिंसिपल क्लोज में। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज में वो चीज़ क्या हो चुकी है, अंडरस्टूडेबल हो चुकी है, बार बार उसका डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था भैया एडवर्ब्स के बारे में, ठीक, एडजेक्टिव के बारे में। अब हम बात करते हैं एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब क्लोज सुबॉर्डिनेट क्लोज होता है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लोज में वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये एक एडवर्ब के जैसा काम करता है। ये 8 प्रकार के होते हैं। जितने प्रकार का हमारा एक एडजेक्टिव नहीं होता है, सेम वही तरीके जो है इनके ऊपर लगाए जाते हैं। अब जो एडवर्ब क्लोजेस ऑफ टाइम होते हैं वो टाइम के बारे में बात करते हैं,
प्लेस के बारे में बात करते हैं, पर्पस के बारे में बात करते हैं, किसी भी कॉज या रीज़न के बारे में बात करते हैं, किसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, किसी रिज़ल्ट या कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो या तीन, दो चीज़ों के बीच में हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा के बीच में भी हो सकता है। सुपोजिशन या कंसेशन भी आपको देखने को मिलता है एडवर्ब क्लोजेस के द्वारा। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इनको आसानी से पढ़ लेंगे, बट थोड़ा सा लिटिल सा डिस्कशन जो है एक तरीके से कर लेते हैं। एडवर्ब क्लोजेस ऑफ टाइम को सुबॉर्डिनेट जो कंजंक्शंस होती हैं जैसे एज सून एज, बिफोर, सिंस, आफ्टर, व्हाइल, टिल, अनटिल, व्हेन एवर, इन सब से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसको ये सारी के सारी आप कहीं पे भी लगाएंगे तो कहीं कुछ ना कुछ जो है इंटरनल चीज़ क्या निकल के आएगी, टाइम के बारे में हमें पता चलेगा। एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। He arrived at the destination as the sun was setting. As the sun was setting मतलब टाइम होता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था। तो as के बाद जो दे रखा है सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड या क्लोज, वो जो है सुबॉर्डिनेट जो है क्लोज है हमारा, और सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन आप इसको कहेंगे, और सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम आप इसको कंजंक्शन ऑफ टाइम आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, जो टाइम के बारे में बात करती है। उसी प्रकार से प्लेस की बात होती है। प्लेस में वेयर, वेंस, विदर, वेयर एवर, इन सब से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे यू कैन स्टे वेयर यू आर, आप वहीं पे रुके रहें जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे आप हैं। तो ये बताने की बात नहीं होती, ये जो है सारे के सारे वर्ड्स या ऐसे जो है हमारी कंजंक्शंस बता देती हैं हमें कि ये एडवर्ब जो क्लोज है ना, वो किस टाइप का एडवर्ब क्लोज है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो एडवर्ब क्लोजेस ऑफ पर्पस को बताता है। इसमें दैट या लिस्ट से इंट्रोड्यूस होता है हमारा सुबॉर्डिनेट क्लोज। जैसे कि आई डाई दैट इंडिया में लीव, तो मतलब मैं मरा या मेरी मृत्यु भी हो जाए और मेरा देश अगर जाता है, मतलब मेरी मृत्यु भी हो जाती है और मेरे देश की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, तो मेरी जो ज़िंदगी है वो कोई काम की नहीं है। बेशक मैं मर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई अफसोस मुझे नहीं है। इस तरीके की चीज़ बता रहा है ये। तो यहाँ पे दैट क्या कह रहा है, पर्पस के बारे में बात कर रहा है किसी भी, है ना। फिर हम बात करते हैं एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कॉज और रीज़न। इसमें कॉज या रीज़न को बताने की कोशिश करती है हमारी जो सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, जैसे बिकॉज, दैट, सिंस। अब यहाँ पे दैट ये हो जाता है कि कहाँ पे किस तरीके का काम कर रही है, वो जो वर्ड्स उसके साथ लिखे हुए होते हैं उन पे डिपेंड करता है, उनके मीनिंग्स पे डिपेंड करता है, सेंटेंस की डिमांड पे डिपेंड करता है कि ये दैट जो है उस समय पे कौन सी सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन का काम कर रहा है। जैसे कि एज यू वर नॉट देयर, आई स्पोक टू योर फादर। आई स्पोक टू योर फादर, ये प्रिंसिपल क्लोज पीछे लिखा हुआ है और ये सुबॉर्डिनेट क्लोज है। और कौन सा सुबॉर्डिनेट क्लोज है, एडजेक्टिव नहीं, सॉरी, एडवर्ब सुबॉर्डिनेट क्लोज यहाँ पे है। उसके बाद एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉजेज ऑफ कंडीशन, ये जो है इफ़, वेदर, अनलेस, इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पाई जाती हैं। यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस, अगर तुम प्रॉमिस करते हो तो तुम अपनी काम कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, नहीं तो भैया मैं नहीं कह सकता कुछ भी इस बात के बारे में, ठीक है। जैसे कि इफ़ इट रेन्स ही विल स्टे एट होम, अगर बारिश हुई तो उसको घर पे ही रहना पड़ेगा भाई। अगर बारिश हो गई ना तो उसको घर पे ही रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। कंडीशन है यहाँ पे, कहने का मतलब ये है। पॉइंट दे रखा है, कभी कभी एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन में सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हैड यू एक्टेड ऑन माई एडवाइस, कोमा का यूज़ कर लेते हैं, यू वुड हैव सक्सीडेड। जैसे कि वर माई ब्रदर इन लॉ हेयर, ही वुड हेल्प मी, अगर मेरा ब्रदर इन लॉ यहाँ पे होता तो वो मेरी मदद ज़रूर करता, अब है ही नहीं तो मदद ही नहीं हुई, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे कोमा भी कई बार इस चीज़ को काम कर देता है। दूसरा पॉइंट है एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंडीशन रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव एडवर्ब से एंटीसीडेंट के बिना भी
विदाउट एनी एंटीसीडेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि वट एवर यू डू बी जस्ट। एंटीसीडेंट क्या होता है भैया, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि एंटीसीडेंट किसको कहते हैं। एंटीसीडेंट किसको कहते हैं? एडवर्ब क्लोजेज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस है, ये जो है दैट से इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये किसी रिजल्ट के बारे में भी बात करता है, क्योंकि ये दैट जो है ये ऐसा सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि बहुत परेशान करता है। ये 3 काम करता है ये, ठीक है। तो इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो है और वर्ड्स भी हमें बता देंगे। फॉर एग्जांपल, सो गुड ए मैन इज़ ही दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, मतलब उसको ऑल सारे रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, उसका किस बात का परिणाम है उसको सारे रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अच्छा आदमी है, इसीलिए ये अच्छा आदमी होने का उसको रिवॉर्ड है, एक रिजल्ट है ये। आई बात समझ में? तो ये जो चीज़ होंगी ना, ऑल रिस्पेक्ट हिम, ये बताएंगे कि दैट क्या काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी एडवर्ब क्लोजेज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज में सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अंडरस्टूड कर लिया जाता है दैट को। जैसे ही वॉज सो वीक ही कुड नॉट स्पीक, सीधा लिख देते हैं, ना कोमा लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, सीधा लिख देते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस की डिमांड जो होती है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंपैरिजन, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री का होता है, एक मैनर का होता है। डिग्री में तो वो हम डिग्री पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री। मैनर में किस तरीके से किस चीज़ को किया जा रहा है। सबसे पहले डिग्री की बात करते हैं। एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री को सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होती हैं देन या फिर रिलेटिव एडवर्ब्स या फिर एज से इंट्रोड्यूस करते हैं। आई मस्ट वर्क हार्डर देन यू डू, मैं जो है बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करूँगा, जितना तुम कर सकते हो उतना उससे भी ज़्यादा करूँगा, बल्कि मतलब एक कंपैरिजन कर रहा है, जितना तुम करोगे उतना करूँगा यार, मैं काफ़ी मेहनत करूँगा। यू कैन रन फास्टर देन आई कैन, आप यार मेरे से तेज़ दौड़ सकते हो। मतलब हो सकता है मैं एक रेसर हूँ, तो आपने नई नई शुरुआत की है, तो वो उसको मोटिवेट करने के लिए, इनक्रेज करने के लिए कह रहा हो ये बात। तो इस तरीके की चीज़ होती है डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन की। और यहाँ पे एक पॉइंट भी है, एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज़ में वर्ब को ज़्यादातर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वर्ब को सिर्फ अंडरस्टूडेबल कर लेते हैं लास्ट वाले पोर्शन का, सुबॉर्डिनेट क्लोज जो होता है उसके पोर्शन का। जैसे कि यू आर मोर लेबोरियस देन योर ब्रदर, इज़ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। आई वर्क हार्डर देन यू, डू कहने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। हार्डर वर्क में ही आ गया, मतलब हार्डर में नहीं, वर्क में ही आ गया, और वर्क ने और हार्डर ने मिलके इसकी कमी पूरी कर दी, इसलिए इसको अंडरस्टूडेबल कर लिया जाता है। और ये चीज़ कॉमन एरर में काफ़ी पूछी जाती है। दूसरा जो इसका तरीका है ना कंपैरिजन ऑफ मैनर का, उसमें क्या होता है, उसमें जो है एज इफ़, एज दो, इस तरीके की कंजंक्शंस जो है सुबॉर्डिनेट कंजंक्शंस क्या करती हैं, डिफ़ाइन करती हैं इस चीज़ को। एज यू सो यू रैप, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काट लोगे भाई, ये तो सिंपल सी बात है। अब जैसा वैसा, एज सो, एज भी कर देता है कई बार ये काम, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लास्ट जो पॉइंट है 8th, सुपोजिशन और या फिर कंसेशन जो है किस तरीके से बताता है, उसमें दो, ऑल दो, इवन इफ़, इस तरीके की कंजंक्शंस जो सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं वो क्या करती हैं, डिफ़ाइन करती हैं, बताती हैं हमारे सुबॉर्डिनेट क्लोज के बारे में। दो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट हमारा प्रिंसिपल क्लोज है और ये सुबॉर्डिनेट क्लोज है। और ये कौन सा सुबॉर्डिनेट क्लोज है? एडवर्ब सुबॉर्डिनेट क्लोज है। एडवर्ब में भी कौन सा है, सुपोजिशन या कंसेशन। अब ये मान के चल रहा है, ये सुपोजिशन है, इसकी सोच है, वो गरीब ज़रूर है बट वो ऑनेस्ट है, ठीक है, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। गरीब चाहे कितना ही भी हो बट वो क्या बंदा ऑनेस्ट है भाई, ऑनेस्टी उसकी वहीं की वहीं पे है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अब जो मेन चीज़ है ना हमारी अब आई है, जिसका ये लेसन है, और इसके इंट्रोडक्शन के लगा लो आप 49 मिनट्स या 50 मिनट्स कह लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद
इस लेसन में, इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं है अगर आपको इतनी चीज़ों का पता है। ये तो उड़ा दोगे आप, ठीक है, फटाफट कर दोगे इनको चीज़ों को। देखिए सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस का एनालाइज कैसे कर सकते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले उसको दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सबसे पहले हमें दो पार्ट्स में उसको तोड़ना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट जो है क्या होता है। दूसरी बात, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अनेक शब्दों यानी कि कुछ वर्ड्स से मिलकर बना है तो उसमें एक वर्ड और दूसरे जो वर्ड्स होते हैं उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेन वर्ड होगा, चीफ वर्ड जिसको आप कहेंगे, वो सब्जेक्ट या फिर सिंपल सब्जेक्ट जो है उसको कहते हैं, या फिर हम उसको वर्ड सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। समझ में नहीं आई होगी बात। जैसे कि हम ये कह दें द ओल्ड मैन टायर्ड ऑफ वर्क इज़ स्लीपिंग। अब यहाँ पे टायर्ड ऑफ वर्क जो है ना, ये बीच में घुसा रखा है और ज़्यादा क्या करने के लिए, इस ओल्ड मैन के बारे में बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है, द ओल्ड मैन, यहाँ पे सब्जेक्ट है भैया। अब एक से ज़्यादा इसमें वर्ड्स हैं, मैंने कहा था आपको कि सब्जेक्ट के बारे में भी आपको आगे चल के पता चलेगा, तो वो इसी जगह की बात कर रहा था मैं। और यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं, यहाँ पे ये दे दिया डेटरमाइनर, ये दे दिया, इसको और ज़्यादा डिफाइन करने वाला एक तरीके से एडजेक्टिव कह सकते हैं आप इसके लिए, और फिर ये दे दिया नाउन। तो यहाँ पे तो तीन चीज़ें होगी भाई। अब देखो मैंने कैसे सेंटेंस को तोड़ दिया, इसी तरीके से आप तोड़ना सीखेंगे, तोड़ना सीख रहे हैं। एक्चुअली हम सीख रहे हैं, मैं सीखा नहीं हूँ भैया, सीख रहा हूँ, सॉरी इस बात के लिए। तो क्या होता है, जो यहाँ पे मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ कौन है, मैन है। तो मैन यहाँ पे मेन वर्ड है हमारा, इसको ही हम सिंपल सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट वर्ड किसको कहते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्ट वर्ड किसको कहते हैं, उसमें हमारा प्रोनाउन जो होता है ना, वो हमारा सीधा ही सब्जेक्ट वर्ड होता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? अब देखिए आगे एक चीज़ होती है एट्रीब्यूट या फिर एनलार्जमेंट। ये क्या होता है, इन द कंप्लीट सब्जेक्ट, जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट वर्ड इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव इक्विवेलेंट वर्ड इज़ इट्स एनलाइटमेंट। एनलार्जमेंट तो ज्ञान प्राप्ति होती है भैया, एट्रीब्यूट उसको हम कहते हैं। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था द ओल्ड मैन, ये तो हो गया मेन वर्ड या सिंपल सब्जेक्ट। ये जो एडजेक्टिव है जो इसको डिफाइन कर रहा है, इसको हम एट्रीब्यूट या फिर एनलार्जमेंट कहते हैं। इससे अच्छा तरीका तो नहीं हो सकता समझने का। अब भी आप समझेंगे नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे भैया, फिर उसको आप बार बार पढ़ के देखें, फिर भी बात नहीं बनती है तो फिर हम बोर्ड पे कुछ बताने की ट्राई करेंगे, अलग से कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे, है ना। फिर बात होती है एडजेक्टिव इक्विवेलेंट क्या होता है। A word or group of words which does the work of an adjective is called an adjective equivalent। जो adjective के जैसा काम करता है सेंटेंस में, चाहे वो a group of words हो या फिर वो एक अकेला word हो, उसको adjective equivalent कहते हैं। Look at the analysis of the above sentences, जो कि सिंपल सेंटेंसेस हैं और उसको टैबुलर फॉर्म में दे रखा है। इसी तरीके से टैबुलर फॉर्म में हमसे एक्सरसाइज में बनवाएगा ये जो क्वेश्चंस इसने दे रखे हैं। क्लियर है? जैसे कि डॉग्स बार्किंग सेल्डम बाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डॉग्स बार्किंग जो है, यहाँ पे हमारा डॉग्स ही है हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है एक तरीके से, और बार्किंग उसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसके बारे में और भी ज़्यादा बता रहा है। ठीक है, तो सेल्डम बाइट बाकी का सारा पार्ट जो है हमारा प्रेडिकेट बच जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज के दूसरे साइड में दिया हुआ मिलेगा। ये एक एक्सप्लेनेशन है ये सारा का सारा, आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा ज़रूर से, मैं उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट जो थर्ड रूल दे रखा है, प्रेडिकेट है एक या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना होता है, और जब प्रेडिकेट एक वर्ड का होता है तो वर्ब मिलेगा वो आपको,
क्योंकि हम लोग वर्ब के बिना तो सेंटेंस ही नहीं बना सकते। और जो प्रेडिकेट में एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलेंगे तो उसमें वर्ब जरूर तो होता ही होता है उसमें वर्ब तो, ठीक है। तो वर्ब का मेन रोल होता है किस में, प्रेडिकेट में। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो होता है, अकेला सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट होता है, बाकी का सारा रेस्ट ऑफ द पार्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। प्रेडिकेट वर्ड किसको कहते हैं? द वर्ब इज़ यूज्ड, द वर्ब इज़ द एसेंशियल वर्ड ऑफ द प्रेडिकेट, इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द प्रेडिकेट वर्ड। तो ये बात हम हिंदी में कर चुके थे, अब इंग्लिश में लिख दी। एडवर्बियल क्वालिफिकेशन और एक्सटेंशन क्या होती है? द वर्ब इन द प्रेडिकेट, जो भी वर्ब होती है प्रेडिकेट के अंदर, मे बी क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब और एडजेक्टिव या एडवर्ब इक्विवेलेंट वर्ब। एडवर्बियल की बात करें, एडजेक्टिव नहीं आएगा यहाँ पे वर्ड, ठीक है। तो वो जो है क्या करता है, स्पेशली एनालाइज कर रहे हूँ जब सेंटेंसेस को, तो उसको एक्सटेंशन या एडवर्बियल क्वालिफिकेशन बोलते हैं। समझ में नहीं आया होगा, सरल भाषा में बताता हूँ। देखिए, एडवर्ब जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिकेट होता है, जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसमें अगर एक वर्ड है तो वो वर्ड मिलेगा आपको वर्ब। समझ रहे हो चीज़ को? अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलेंगे तो जो वर्ड उसमें यूज़ किया हुआ होगा, अगर वो काम कर रहा है एडवर्ब का, अगर वो वर्ड जो वर्ब के साथ यूज़ किया गया है प्रेडिकेट में, अगर वो वर्ड वर्ब का, एडवर्ब का काम कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन या एक्सटेंशन कहते हैं। अब तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एडवर्ब इक्विवेलेंट, जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एडवर्ब के जैसा काम करेगा, वो जो है एडवर्ब इक्विवेलेंट कहलाता है। अब सिंपल सेंटेंसेस को आप टैब्यूलर फॉर्म में देख सकते हैं, किस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट को भी तोड़ के बताया है। प्रेडिकेट में सब्जेक्ट को अलग रखा है और फिर प्रेडिकेट में 3 हिस्से किए हैं, एक तो एट्रीब्यूट का, दूसरा वर्ब का और तीसरा एडवर्बियल क्वालिफिकेशन का, कि आप प्रेडिकेट के भी कैसे हिस्से कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे सी रोज टू गो, सबके सब किस में है, इसमें है। फ्लेम्स द स्प्रेड एवरीवेयर, तो यहाँ पे द फ्लेम्स होता है ना, द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है ये हमारा द, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ द सेंटेंसेस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, वैसे तो ये डिटरमाइनर या फिर आर्टिकल होता है, क्लियर है ना। ये चीज़ें ध्यान में रखा करें, आप पढ़ क्या रहे हैं। फ्लेम्स यहाँ पे मेन वर्ड है हमारा, ये सब्जेक्ट वर्ड हो गया, ठीक है, या मेन वर्ड हो गया या सिंपल सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे हमारा। स्प्रेड यहाँ पे वर्ब है। एवरीवेयर, जो भी आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ द पार्ट, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस बचता है जो, वो प्रेडिकेट में गिनते हैं हम। वैसे सारा का सारा ये प्रेडिकेट होता है। एट्रीब्यूट भी, वर्ब भी, और एडवर्बियल, वर्बियल, एडजेक्टिवियल, नाउन, एडजेक्टिव, नाउन से संबंधित जो क्लोज होते हैं वो जो डिफाइन करते हैं उसके बारे में, सब के सब जो है प्रेडिकेट में गिने जाते हैं। एक वर्ब जो प्रेडिकेट में होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो वो अकेले प्रेडिकेट फॉर्म का काम करता है। मतलब डॉग्स, बाघ, अब यहाँ पे बाघ जो है ना, ये प्रेडिकेट है बस अकेला। हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था, 2 मिनट तो हुए होंगे, नहीं हो गए होंगे 2 मिनट तो जो वर्ब, अगर एक वर्ड प्रेडिकेट में होगा ना तो वो एक वर्ड वर्ब होगा। वर्ब के बिना आप लोग प्रेडिकेट की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ गए ना आप बातों को? बड़ा जल्दी समझ जाते हैं आप चीज़ों को। कभी कभी क्या होता है कि द वर्ब इन द प्रेडिकेट, जो वर्ब होती है प्रेडिकेट के अंदर, वो इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का होता है। मतलब इनकम्प्लीट देती है वो प्रेडिकेशन, वो प्रेडिकेट को पूरा नहीं कर पाती, जो भी बताना होता है मीनिंगफुल नहीं होती, ये कह लीजिए आप। तो उसके साथ हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? या तो हमें नाउन का यूज़ करना पड़ेगा, या हमें एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, या हमें प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, तो हम कंप्लीट सेंस दे सकते हैं उसको। जैसे कि द चाइल्ड सीम्स कह दिया। अब द चाइल्ड सीम्स, क्या सीम्स? हैप्पी, सैड, किस तरीके का प्रतीत हो रहा है उसको, जॉयफुल, किस तरीके का, तो वो जो बात होगी उसके साथ लगानी पड़ेगी और फिर वो पूरा प्रेडिकेट बन जाता है। फिर ये भी प्रेडिकेट में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप चीज़ों को? बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है?
एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है या एक अकेला वर्ड हो सकता है जो एक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है प्रेडिकेट की, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो इंट्रांसिटिव वर्ब को सर्व किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए किसी सब्जेक्ट को, उसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट के को बताता है जो कॉम्प्लीमेंट जो किसी भी प्रेडिकेट को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं या प्रेडिकेट को यूज़ करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है उसको अपने आप को मीनिंगफुल बनाने के लिए, और फिर वो पूरा प्रेडिकेट मिलकर या उस वर्ड के मिल जाने के बाद अगर वो सब्जेक्ट को डेडिकेटेड रहते हैं तो उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आप कहते हैं। सो सिंपल। इस तरीके से भी आप एनालाइज कर सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस का, यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर है? द अर्थ इज़ अ प्लैनेट, तो यहाँ पे द एट्रीब्यूट है, सब्जेक्ट हो गया, अर्थ हमारा वर्ब हो गया, और अ प्लैनेट एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। व्हेन द प्रेडिकेट इज कंप्लीटेड बाय एन एडजेक्टिव, जब प्रेडिकेट एडजेक्टिव के द्वारा कंप्लीट किया जाता है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रेडिकेटिव नाउन, जब प्रेडिकेट जो है नाउन के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा उसको प्रेडिकेटिव नाउन बोलते हैं। कभी कभी वर्ब जो प्रेडिकेट में यूज़ की जाती है वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, वो अपने सेंस के कंप्लीट करने के लिए भी जानबूझ के भी ऑब्जेक्ट को ले लेती है। जैसे कि कैट कैच, किसको? कैट पकड़ती है, कंप्लीट तो है लेकिन किसको पकड़ती है? ऑब्जेक्ट दे भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चूहों को पकड़ती है, माइस को पकड़ती है। ये माउस का प्लूरल फॉर्म होता है भैया, माइस। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो हम फंस जाते हैं फिर बातों में। थोड़ा सा और एनालाइज देखिए, कुछ छूट तो नहीं गया पीछे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप एनालाइज देख सकते हैं, हर जगह पे आप एनालाइज देखेंगे ना सेंटेंसेस का तो बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे। सब्जेक्ट वर्ड, अब हमें पता है क्या होता है सब्जेक्ट वर्ड। ठीक है, वो एक वर्ड जो मेन वर्ड होता है सब्जेक्ट के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से, उसमें भी एट्रीब्यूट्स रहता है, तो वो तो पता ही है आपको। द हंटर शूट ए बिग टाइगर, तो यहाँ पे द के साथ एट्रीब्यूट हो गया, हंटर के साथ एट्रीब्यूट हो गया द। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जो प्रेडिकेट में जो वर्ब यूज़ की जाती है वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है, उसको दो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले लेता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस चीज़ को टारगेट करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? किसी पर्सन को कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई चीज़ होती है, थिंग होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी पर्सन को कहते हैं, जिसमें प्रोनाउन भी हो सकते हैं और प्रॉपर नेम भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप सेंटेंसेस को देख सकते हैं। आई टीच यू इंग्लिश, अब यहाँ पे यू जो है बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ, तो आप ये जो है यू एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश क्या है? एक ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस में। ठीक है, तो इंग्लिश जो है हमारा क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि किसी थिंग को बिलोंग करता है, किसी थिंग के बारे में बताता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट विच रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। हिज वर्ड्स फिल्ड अस विद टेरर, उसके वर्ड्स ने हमें टेरर में जो है फिल कर दिया। आई फाउंड हिम गिल्टी, कैसा महसूस हो रहा है? गिल्टी। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हिज वर्ड्स फिल्ड अस विद टेरर। अब यहाँ पे हिज एट्रीब्यूट है वर्ड्स का। ठीक है, मेन जो वर्ड है सब्जेक्ट वर्ड है, वर्ड्स है, तो यहाँ पे वर्ब फिल्ड हो गई, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा अस हो गया, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है ना? इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है? विद टेरर। तो ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो जाता है। तो ये सिंपल सेंटेंसेस थे, और सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड फिर हमारी एक्सरसाइज दे रखी है और बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। सोल्ड एग्जाम्पल बता रखा है एक यहाँ पे सेंटेंस दे के, और ये कह रखा है कि एनालाइज करें इन सेंटेंसेस को टैबुलर फॉर्म में, और ये दे रखी है यहाँ पे इनकी टैबुलर फॉर्म। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें दी हुई हो सकती हैं। सब्जेक्ट वर्ड बताना है, एट्रीब्यूट बताना है, वर्ब बताना है, ऑब्जेक्ट बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन बतानी है,
एडजेक्टिवियल क्वालिफिकेशन बतानी है, नाउन क्लोज है कि कौन सा क्लोज है, इस तरीके की चीज़ें हमें बतानी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है इसका, उसको देखते हैं और फिर तीसरा पॉइंट जो है बिल्कुल छोटा सा रहेगा और फिर हमारी प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से जो है कंपाउंड सेंटेंसेस को एनालाइज करते हैं। इसमें सिंपल सा वो बता रखे हैं, रूल्स बता रखे हैं, जैसे कि पिक आउट द फाइनाइट वर्ब ऑफ ईच ऑफ क्लोज। फाइनाइट वर्ब निकालनी है प्रत्येक क्लोज में से। उसके बाद इफ़ द फाइनाइट वर्ब इज़ अंडरस्टूड बट नॉट एक्सप्रेस्ड, अगर वो अंडरस्टूड हो जाती है या अंडरस्टूडेबल है तो उसको आप सीधा सप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पिक आउट द सब्जेक्ट टू ईच फाइनाइट वर्ब इन द सक्सेशन, जो भी फाइनाइट वर्ब यूज़ की गई है उसके लिए जो सब्जेक्ट यूज़ किया गया उसको उठाएं। इफ़ द सब्जेक्ट टू एनी वर्ब इज़ अंडरस्टूड बट नॉट एक्सप्रेस्ड, मतलब सब्जेक्ट जो फाइनाइट वर्ब के लिए यूज़ किया गया था और वो आपको समझ में आ गया है बट एक्सप्रेस नहीं किया गया है, तो वो सब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा हमें फिर, ठीक है, उस सब्जेक्ट के रूप में बारे में बताना पड़ेगा। देन राइट आउट द ईच क्लोज विद इट्स सब्जेक्ट, प्रत्येक क्लोज को अपना एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, एक प्रेडिकेट देना पड़ेगा या फिर एडवर्बियल क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी। फिर क्या करना है, पिक आउट द कनेक्टिव वर्ड, यानी कि कनेक्टर यूज़ करना है, कंजंक्शन कह लीजिए आप, यूज़ करना है। बाय विच एनी वन क्लोज इज़ जॉइंड टू एनी अदर क्लोज, मतलब जिससे हमें एक क्लोज से दूसरे क्लोज को ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे। कनेक्टिव वर्ड को कंजंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा टेबुलर फॉर्म दे रखा है। एडवर्बियल क्लोजेज जो है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस या फिर एडवर्बियल एडजंक्ट्स जो है 8 प्रकार के बताए हैं इसने। एडवर्बियल फ्रेज़, ये सारी चीज़ें हम एक तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप इस पूरे टेबल में समझेंगे कि क्या किस तरीके से एनालाइज हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन रोज़ विद द पावर, तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड क्या है, कनेक्टिव वर्ड तो है ही नहीं इसमें कोई भी, है ना। फिर सिंपल सब्जेक्ट वर्ड सन हो गया, एट्रीब्यूटिव सब्जेक्ट हो गया द, ठीक है। और फिर वर्ब यहाँ पे रोज़ हो गई, और फिर विद पावर हम जो है क्या कहेंगे, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है इसकी विद पावर। और इसमें कोई अलग सा एग्जांपल दिया गया हो जैसे, उसको देख सकते हैं। बी सेंटेंस है इसका, इसी का बी सेंटेंस है। द फोग डिस्पर्स्ड, तो यहाँ पे फोग जो है मेन वर्ड है इसका, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस अलग अलग है तो इनके क्या होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, यही तो बात उसने बताई थी। और फिर द जो है एट्रीब्यूट हो गया या एट्रीब्यूटिव सब्जेक्ट हो गया, और डिस्पर्स्ड प्रेडिकेट तो फिर अपना वर्ब के बिना बन ही नहीं सकता, ठीक है। द और डिस्पर्स्ड यहाँ पे प्रेडिकेट जो है इसके लिए हो जाएंगे, बी जो सेंटेंस है उसके लिए। इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। फिर एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस है, इसमें 10 पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को देखेंगे और फिर अपना लेसन ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं, देखिए अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज, सबसे पहला काम तो ये है। फिर हमने सबऑर्डिनेट क्लोज या क्लोजेस को छांटना है और फिर उनका रिलेशन बनाना है एक दूसरे के साथ, और फिर उसको प्रिंसिपल क्लोज के साथ कैसे जोड़ना है ये आइडिया लगाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है टू एनालाइज सेपरेटली द प्रिंसिपल एंड द सबऑर्डिनेट क्लोज ईच सबऑर्डिनेट क्लोज, मतलब उनको अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट क्लोजेस को या फिर प्रिंसिपल क्लोजेस को। लुक एट द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जैसे कि आई हैव 2 नेफ्यूज़ हु आर इंजीनियर्स, तो ये सबसे पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और यहाँ पे देखिए आई हैव 2 नेफ्यूज़ एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रख रहा है, तो ये एक प्रिंसिपल क्लोज है।
उसके बाद हु आर इंजीनियर्स, ये हमारा जो है एक सुबॉर्डिनेट क्लोज है। सबसे पहली बात तो ये है कि सुबॉर्डिनेट क्लोज है। अब ये इसके लिए किसका जो है काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये एक सुबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज बन जाता है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्वालिफाइंग नाउन क्या है, जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है वो कौन सा है, ये जो है नेफ्यू को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। नेफ्यू को क्वालिफाई कर रहा है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब इसमें कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टर कौन सा है इसमें, हु है, ठीक है। कौन है इसमें कनेक्टर, हु है। उसके बाद यानी कि आप इसको कंजंक्शन भी कह सकते हैं। और दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं एट लास्ट कि ये हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस तरीके से हम जो है समझ सकते हैं चीज़ों को और जान सकते हैं चीज़ों को। यू नो शी इज़ नॉट सिंसियर इन हर ड्यूटी। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर आप देखने जाएंगे, यू नो प्रिंसिपल क्लोज हो गया, बाकी का सारा दैट से लेके आगे तक का सुबॉर्डिनेट क्लोज हो गया। और फिर सुबॉर्डिनेट क्लोज में भी ये किसको डिफाइन कर रहा है, नाउन क्लोज को, तो नाउन सुबॉर्डिनेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, यू सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये एक नाउन क्लोज यहाँ पे एक तरीके से बन रहा है। तो कनेक्टर भी दे रखा है इसमें दैट, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इन 10 सेंटेंस यहाँ पे दे रखे हैं, इनको हम जो है करके देख सकते हैं। रूल्स नहीं है एक्चुअली, 10 सेंटेंसेस ही हैं। सिंपल सेंटेंसेस में ही ज़्यादा इन्होंने बता रखी थी चीज़ें, अन्यथा इन्होंने ज़्यादा चीज़ें नहीं कही हैं। अब देखें, द ओल्ड मैन आंसर्ड, ये सेंटेंस दे दिया, व्हेन ही हर्ड द क्वेश्चन। तो ये सबसे पहले वाला जो सेंटेंस है नंबर 1, द ओल्ड मैन आंसर्ड। अब प्रिंसिपल क्लोज हो गया, ओल्ड मैन आंसर्ड, ये सबसे पहले छांटना है हमें कि ये क्लोज कौन सा बनता है। फिर इसमें कनेक्टर तो है ही नहीं, फिर इसमें मेन वर्ड क्या है, द ओल्ड मैन, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये पीछे भी आया था, ये मेन वर्ड है इसमें। ये जो है इसके लिए एडजेक्टिव या एट्रीब्यूट का काम कर रहे हैं, द और ओल्ड, है ना। तो ये जो है हमारे सब्जेक्ट जो है एट्रीब्यूट का काम कर रहे हैं, द और ओल्ड। और फिर हमारा प्रेडिकेट में और शामिल कर सकते हैं हम आंसर्ड को। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। एनालाइज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होना चाहिए था यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जो है 41 सेंटेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं और 20 सेंटेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं जो कि कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, टैबुलर फॉर्म में चेंज करना है इनको। और आपको बातें करें 25 सेंटेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं प्रैक्टिस सेट 1 में, और ये सोल्व्ड एक्सरसाइज दे रखी है, कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 26 जो कि एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस है, इस तरीके से हमारा ख़त्म हो जाता है। आप इस एफ़र्ट को कितने मार्क्स देंगे, कितना आपको समझ में आया, इस तरीके की चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से हमें बताएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। प्यारा सा कमेंट, आपका सपोर्ट, आपका लाइक, आपका शेयर, ये सब चीज़ें हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को, इन एफ़र्ट्स को जो है आप पसंद करते हैं। तो आप पीडीएफ के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में क्या, आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, स्किल IQ एजुकेशन, वहाँ पे लिखें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जाके आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पे पीडीएफ हम डाल देते हैं, क्योंकि ये हाईलाइटेड, कई बार आप बोल देते हैं कि सर आपने जो हाईलाइट कर रखा ना, हमें यही पीडीएफ चाहिए, तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि फुल लेसन होना चाहिए, एक वीडियो में एक लेसन होना चाहिए। पीछे वाले लेसन्स को हम जोड़ रहे हैं, सारे पार्ट्स को जोड़ के हम वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, और आगे जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ उनको एक ही वीडियो में डाल रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।